अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, ठीक है। और चैप्टर नंबर 6 में कल एक टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया था जिसका नाम था कि डीएनए की जो प्रतिकृति होती है वो अर्धसंरक्षी प्रकार से होती है, सेमी कंजर्वेटिव। ध्यान देते हो, कहाँ ध्यान है, ये सेमी कंजर्वेटिव टाइप की रेप्लिकेशन। सुनिए, एक बार मैं इसको रिवाइज करा रहा हूँ और यहाँ से जाते मैं आपको नोट्स भेज दूँगा तो आप उसको लिख लेना, ठीक है। ध्यान से सुनना भाई, और मैं बता दी हूँ मैं, मतलब शब्द दिख रहे कि ना दिख रहे यहाँ तक, है ना। सुनिए, सबसे पहले देखो डीएनए के बारे में हम सभी जानते हैं, डीएनए के बारे में हम सब जानते हैं ना। जो डीएनए होता है वह डबल हेलिक्स एक स्ट्रक्चर है, मतलब द्विरज्जु की श्रृंखला होती है। यदि मैं इस डीएनए को नॉर्मल ऐसे बनाऊं तो मान लीजिए यह एक डीएनए है, ये डीएनए है ना, ठीक है। और इस डीएनए में ये नाइट्रोजन क्षार ऐसे जुड़े हुए होते हैं ना भाई, नाइट्रोजन क्षार ऐसे जुड़े हुए तो होते हैं ना, ऐसे ही तो होते थे। तो ये अपना एक डीएनए है। तो सबसे पहले तो मतभेद इस बात पे था कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है या प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ है। तब हर्शे और चेस नाम के साइंटिस्ट ने इस गुत्थी को सुलझाया और एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से सिद्ध किया कि वास्तव में ही जो डीएनए होता है वो एक जेनेटिक मटेरियल है या आनुवांशिक पदार्थ है। कौन से साइंटिस्ट ने प्रूव किया था, बोलो। यही क्वेश्चन नीट में पूछा गया था कि सबसे अंतिम, सबसे लास्ट में डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन से थे, तो हर्शे और चेस थे। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था क्योंकि पहले किसने रिसर्च किया था, इस पर एक्सपेरिमेंट किसने किया था, ग्रिफिथ ने। किसने किया था, है ना। उसके बाद एवेरी, मैकलियोड, मैकार्टी ने किया था ना, उसमें प्रयोग करके डीएनएज डाला था, प्रोटीज डाला था, आरएनएज डाला था, है ना। तो सबसे अंत में हर्शे और चेस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिद्ध किया था कि वास्तव में ही डीएनए कौन है, एक आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। अब सुनिए, अब जब इसकी खोज हो चुकी थी कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, फिर एक और मतभेद छिड़ गया। जो वाटसन और क्रिक थे जिन्होंने डीएनए का ये मॉडल प्रस्तुत किया था, उन्होंने एक बात कह दी कि जो डीएनए होता है वो अपनी फोटोकॉपी करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है। अब रेप्लिकेट होना आवश्यक है, अब क्यों ज़रूरी है वो समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यह कोई सेल है, कोई कोशिका, इस कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक में 46 गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, बोलो होते नहीं होते, 46 क्रोमोसोम होते हैं ना इस केंद्रक में, है ना। और जो गुणसूत्र है वो एक डीएनए से बना होता है, जो हमने डीएनए कुंडली पैकेजिंग जो टॉपिक पढ़ा था क्या, अरे डीएनए की पैकिंग कैसे होती है ये लेक्चर हमने डिस्कस किया था ना, कि एक 2.2 मीटर का डीएनए, लगभग 6 से 7 फीट एक डीएनए की लंबाई होती है, आखिर कैसे एक छोटे से स्थान में अरेंज हो जाता है। वो टॉपिक था डीएनए का कुंडली पैकेजिंग, ठीक है। तो कैसे होता था, स्टोन अष्टक से होता था ना, वो किससे होता था भाई, एक सिंपल सी बात है, एक स्टोन अष्टक है, ये मान लीजिए ये स्टोन अष्टक है, इस स्टोन अष्टक पे यदि हमारा डीएनए ऐसे कुंडलित हो जाएगा तो मतलब बिल्कुल ऐसे वो कुंडलित होता जाता था भाई, डीएनए ऐसे कुंडलित होता जाता था। और कुंडलित होता हुआ होता क्या बन जाता है, एक गुणसूत्र बन जाता है। क्या बन जाता है, गुणसूत्र। क्योंकि मैं कई बार आपसे पहले भी बताता रहा हूं कि जो गुणसूत्र होता है वो डीएनए से ही बना होता है। किससे बना होता है, डीएनए से बना होता है। तो हमने इस चैप्टर नंबर 6 में पहले टॉपिक में ये जाना था कि आखिर एक डीएनए कैसे एक गुणसूत्र के रूप में बदल जाता है। तो वो अपने आप को स्टोन अष्टक पर लपेट कर बनता है, अपने आप को स्टोन अष्टक पर लपेटता है, तब जाके वो छोटे से स्थान में अरेंज होता है और एक कंप्लीट क्रोमोसोम का निर्माण करता है। इस टॉपिक को हम बोलते हैं डीएनए की कुंडली पैकेजिंग, ठीक है। अब सुनिए, मतभेद इस बात पे था
कि भाई डीएनए जो रिप्लिकेट करता है अपने आप को, अपनी जो फोटोकॉपी करता है, आखिर वो करता कैसे है। दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ये है कि इसकी प्रोसेस बताइए कि रिप्लिकेशन हुआ कैसे, और एक क्वेश्चन ये है कि रिप्लिकेशन तो हुआ लेकिन उसकी प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, कोई वैज्ञानिक ने कहा कि जब डीएनए अपने आप को रिप्लिकेट करता है, फोटोकॉपी करता है, अरे फोटोकॉपी होना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, सुनिए। आपकी इस कोशिका में बोलो कितने गुणसूत्र हैं? 46 गुणसूत्र है ना। और जब कोई एक कोशिका अपने आप को डिवाइड करती है, क्या वो दो कोशिका नहीं बनाती? क्या बोलो, दो कोशिका बनाती है ना। और दो कोशिका में भी तो 46 गुणसूत्र होंगे, तो टोटल गुणसूत्र कितने हो गए? 92। जबकि आपकी मदर सेल में कितने गुणसूत्र हैं? तो 92 गुणसूत्र कैसे बन जाएंगे यदि अपने आप को ये रिप्लिकेट नहीं करे? तो सोचो, ये कोशिका है, इसमें 46 गुणसूत्र हैं। ये कोशिका अपने आप को डिवाइड करके दो कोशिका में बदल देती है ना। ठीक है, और प्रत्येक कोशिका में मान लीजिए कितने गुणसूत्र हो गए? 46। 46 गुणसूत्र ही तो होंगे फिर भी दोनों कोशिकाओं में। अरे आपके पास टोटल 40 गुणसूत्र हैं और आपने दो कोशिका ऐसी बना ली उन्हीं 40 गुणसूत्रों से जिसमें प्रत्येक में 40 गुणसूत्र हैं। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये पॉसिबल कब होगा? ये पॉसिबल तब होगा जब ये डीएनए अपने आप को क्या कर ले? रिप्लिकेट कर ले। क्या कर ले? अरे फोटोकॉपी तो जानते ना फोटोकॉपी। तो मैंने आपको उस दिन भी चैप्टर नंबर 5 में सिखाया था ना आपको कि ये एक गुणसूत्र है, ये क्रोमोसोम में ये गुणसूत्र है। तो ये गुणसूत्र अपनी फोटोकॉपी ऐसे करके रखता है ना, मैंने आपसे बताया तो था उस समय, बताया था ना ऐसे। तो ये फोटोकॉपी है इस डीएनए की या गुणसूत्र की। समझ में आ गई बात? अब जब समसूत्री विभाजन होता है ना तो ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो गए। अब देखो ये पूरा गुणसूत्र और ये भी एक कंप्लीट गुणसूत्र बन जाएगा। सुनो, आप पढ़ते हैं ना कि गुणसूत्र जोड़े में होता है, ऐसे पढ़ते हैं ना कि भाई गुणसूत्र जोड़े में होता है। सुनिए, मैं इसको एक जोड़ा गुणसूत्र नहीं बोलूँगा, ये सिंगल गुणसूत्र है। कैसा गुणसूत्र है ये? लेकिन इसके साथ कौन अटैच है? इसकी फोटोकॉपी। कौन है ये? फोटोकॉपी है। ये फोटोकॉपी कब बनी? जब इस गुणसूत्र वाले डीएनए ने अपने आप को क्या किया? रिप्लिकेट किया, अपनी प्रतिकृति बनाई। तभी तो मैं इसको फोटोकॉपी मान रहा हूँ भाई। अरे ये फोटोकॉपी तो है ना फोटोकॉपी। जब इसमें विभाजन होगा ना तो ये फोटोकॉपी यहाँ से ऐसे अलग हो जाएगी। अब सुनो, आपके पास ऐसे 40 गुणसूत्र थे, बोलो थे कि नहीं? ऐसे 40 गुणसूत्र थे ना, और उन 40 गुणसूत्रों ने यदि अपनी फोटोकॉपी बना ली तो ऐसी व्यवस्था में अरेंज हो जाएंगे ना वो। अब इनको आप अलग अलग कर दो तो बोलो 92 गुणसूत्र होंगे कि नहीं होंगे? हो जाएंगे ना 92 गुणसूत्र। ठीक है, अब 40 चले जाएंगे एक कोशिका में और 40 चले जाएंगे एक कोशिका में, बन गए दोबारा से सेपरेट गुणसूत्र। फिर ये अब ये कोशिका आगे अपने आप को और डिवाइड करेगी ना, फिर इसमें भी यही घटना होगी। देखो यहाँ तो ऐसे 40 गुणसूत्र हैं, अब इस प्रकार से 40 गुणसूत्र हैं क्योंकि यहाँ से अलग अलग हो गई ना फोटोकॉपी। अब ये अपनी फोटोकॉपी फिर दोबारा से कर लेगा, समझ रहे? और फिर ये अलग अलग दो कोशिका बनाएगा 40 गुणसूत्र वाली। तो ऐसे डीएनए अपने आप को रिप्लिकेट करता रहता है और नई कोशिकाओं की संख्या में क्या करता रहता है? वृद्धि करता रहता है। तो एक बात बताओ, इस डीएनए का रिप्लिकेशन होना आवश्यक है कि नहीं? बताओ, जरूरी है ना। यदि डीएनए अपनी फोटोकॉपी नहीं बनाएगा ना तो नई कोशिका में 46 गुणसूत्र होंगे ही नहीं। समझ पा रहे? तो इसलिए डीएनए की फोटोकॉपी होना आवश्यक है। अब ये होती कैसे है, इसका एक अलग क्वेश्चन है, एक पूरी प्रोसेस हम पढ़ेंगे। अभी तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि भाई डीएनए ने अपनी फोटोकॉपी कर ली, लेकिन हमें इसकी पूरी प्रोसेस पढ़नी है कि आखिर ये डीएनए अपने आप को रिप्लिकेट करता कैसे है। इसके ऊपर एक पूरा क्वेश्चन है। ठीक है,
एक बात तो ये है, अब जब डीएनए अपने आप को रिप्लिकेट करता है, अब आपको जो कंसेप्ट है ना वो आपको अब समझना है ना। एक बार इस कंसेप्ट को समझ जाना, आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। सुनिए, कोई वैज्ञानिक ने कहा कि डीएनए जब अपने आप को रिप्लिकेट करता है तो वो अर्ध संरक्षी प्रकार से करता है। तुम तो शब्द याद रखो, कौन सा शब्द है? अर्ध संरक्षी। इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। सेमी माने होता है अर्ध और कंजर्वेटिव माने होता है संरक्षी। सुनिए, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है इसका, बहुत सिंपल सा। देखो कैसे है, ये आपके पास एक डीएनए है भाई, डीएनए, ठीक है, ये डीएनए, और हमें पता है कि ये डीएनए अपनी क्या करेगा? फोटोकॉपी करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, फोटोकॉपी करेगा ना। तो फोटोकॉपी करने का मतलब क्या है कि एक डीएनए कितने डीएनए बनाएगा? बोलो, 2 डीएनए बनाएगा ना। एक डीएनए बनाएगा कि नहीं बनाएगा? फोटोकॉपी का तो यही मतलब है ना। अब सुनिए, किसी वैज्ञानिक ने कहा कि जब कोई डीएनए अपने आप को रिप्लिकेट करता है तो वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप से अपने आप को रिप्लिकेट करता है। अब हमें एक शब्द समझना है कि आखिर ये सेमी कंजर्वेटिव है क्या चीज, ये अर्ध संरक्षी शब्द का अर्थ क्या है? एक बहुत सिंपल सा अर्थ है इसका। देखिए, इसको मैं एक पुराना डीएनए कह सकता हूं ना, और इस डीएनए में कितनी स्ट्रैंड है? बोलो। अरे स्ट्रैंड का मतलब श्रृंखला, रज्जुक। मैंने 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बताया था डीएनए को। टॉपिक फर्स्ट में मैंने क्या कहा था कि जो आपका डीएनए होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। मैं उन श्रृंखलाओं को रज्जुक भी तो कह सकता हूं, और इंग्लिश में मैं उनको स्ट्रैंड भी कह सकता हूं। कहाँ सोच है जन, कहाँ है? ए ध्यान दे लाली, कछु ना रखियो न बातन में। सुनिए, हाँ, मैंने कहा थोड़ो एंटरटेनमेंट जरूरी है भाई, बोर से है रहे तुम हैं, ज़्यादा मत जाओ टॉपिक के अंदर हैं, ज़्यादा मत जाए करो, बह जाएंगे टॉपिक में। सुनिए भाई, हाँ, कम बैक ऑन टॉपिक। सुनिए, एक बार तुम यह अर्ध संरक्षी शब्द को मतलब समझ लो, पूरा टॉपिक क्लियर है, ठीक है। सुनो कितना सिंपल है। डीएनए की दोनों रज्जुक, अब ये दोनों रज्जुक है ना डीएनए की, है कि ना है? बोलो। जब ये डीएनए अपने आप को रिप्लिकेट करता है तो सबसे पहले इसकी दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाती हैं। ये अर्ध संरक्षी प्रतिकृति पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। किसी वैज्ञानिक ने कहा था कि डीएनए जो होता है वो अपनी प्रतिकृति किस रूप में करता है? अर्ध संरक्षी रूप में करता है। अब देखना यह है कि इस अर्ध संरक्षी शब्द का मतलब क्या है। तो सुनिए, बहुत सिंपल है। जब ये डीएनए अपने आप को रिप्लिकेट करेगा ना तो इसकी दोनों श्रृंखलाएं पहले क्या हो जाएंगी? तो दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हुई ना सबसे पहले। और मैंने आपसे कहा था कि ये दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड। और दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड की एक फीचर्स होता है, उनकी एक विशेषता होती है। और वो क्या विशेषता होती है? बोलो। कि आसानी से तो ये टूट जाते हैं और आसानी से ये अगेन जुड़ जाते हैं। ये विशेषता होती है दुर्बल हाइड्रोजन बंध की। सीधो बैठ जा, सीधो, और ध्यान दे टॉपिक पे, पूछूंगा मैं भाई। दुर्बल हाइड्रोजन बंध की एक विशेषता होती है कि आसानी से तो ये टूट जाते हैं और आसानी से जुड़ जाते हैं। तो जब ये डीएनए अपने आप को रिप्लिकेट करता है तो सबसे पहले ये दोनों श्रृंखलाएं क्या हो जाएंगी? अलग अलग हो जाएंगी। बोलो, हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है। अब मेरे पास आज दूसरा चौक नहीं है कलरफुल, है ना, कोई बात नहीं, इसी से आप समझ लेना। सुनिए, ये डीएनए है, इसने अपने आप को तोड़ लिया, इसकी दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गई। एक बात बताओ, ये जो स्ट्रैंड है क्या वो पुराने डीएनए की नहीं है क्या? बोलो।
है ना पुराने डीएनए की। और ये दूसरी स्ट्रैंड कौन से डीएनए की है फिर? ये भी तो पुराने डीएनए की स्ट्रैंड है, तो ये भी पुरानी डीएनए की स्ट्रैंड है। अब सुनिए, जब डीएनए की दोनों रज्जुक अलग अलग हो जाती हैं तो फिर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे नाइट्रोजन क्षार होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप होता है, पेंटोस शर्करा होती है, तो वो आपस में जुड़कर नए नए क्या बना लेंगे? न्यूक्लियोटाइड। मैंने कहा तो था आपसे, आपका जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड से बनता है। किससे बनता है? अरे न्यूक्लियोटाइड से तो बनता था भाई डीएनए, है ना। तो जब ये डीएनए की दोनों रज्जुक है ना, वो एक टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, वो एक सांचे की तरह। और सांचा हम जिसको बोलते हैं मतलब वो अपने जैसी ही संरचना बनाता है ना कोई सांचा जो होता है। अरे सांचा देखा है आपने कभी? सांचा है ना, अपने गुजिया वुजिया बनाते हैं ना, बनाने का। अरे हाँ, ईंट बनाने को, ईंट पत्थरन में ध्यान रहेगो तेरो, बस ईंट बनावे को। चलिए, अरे कोई, हाँ कोई बात नहीं, चलिए चलिए। तो एक टेम्पलेट यानी कि सांचे का अर्थ होता है कि यदि आप इसमें किसी भी कोई सांचे का मतलब ये समझो आप कि कोई पदार्थ आप उस सांचे में यदि डालते हैं तो वो पदार्थ उसी के जैसा रूप ले लेता है। यही तो होता है सांचे का मतलब, ठीक है। तो अपनी ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो एक प्रकार से सांचे की तरह काम करती हैं। और सांचे का मतलब क्या है? जैसे ये वाला ऐसा सांचा है तो इस पर कोई नई श्रृंखला बनेगी तो वो बिल्कुल इसी प्रकार की बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी ना, ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से। तो जब ये डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाती हैं तो ये श्रृंखलाएं एक सांचे की तरह काम करती हैं और इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कुछ एंजाइम इसमें भाग लेते हैं और वो न्यूक्लियोटाइड को दूसरे स्ट्रैंड पे क्या है? जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं और एक बिल्कुल इसी के जैसी क्या बना देते हैं? श्रृंखला। तो एक श्रृंखला बन गई और एक श्रृंखला कहाँ बन जाएगी? इधर साइड में। अरे बनेगी कि नहीं बनेगी? बोलो, बनेगी ना। अब बताओ, क्या एक डीएनए से कंप्लीट दो डीएनए बन गए ना? बने कि नहीं बने, यो बताओ पहले तो तुम। एक डीएनए था आपके पास, उसने अपनी दोनों श्रृंखलाओं को अलग किया, उन्होंने सांचे की तरह कार्य किया। जब सांचे की तरह कार्य किया तो इन्होंने अपने ऊपर एक एक और अपनी जैसी श्रृंखला बना ली। तो कितने डीएनए प्राप्त हो गए आपको? अब एक बात बताना, इस डीएनए में एक श्रृंखला कैसी डीएनए की है बोलो, और एक श्रृंखला कैसी है कि नहीं? एक बात बताओ, एक श्रृंखला तो कैसी है बोलो और एक श्रृंखला कैसी है? ठीक है, एक तो ये कंसेप्ट है। अब एक और बार डिवाइड कर रहा हूं मैं, एक और बार विभाजन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब ये पुरानी श्रृंखला है और ये नई श्रृंखला है, बोलो है कि ना? ये नई श्रृंखला। और ये भी कौन सी है और ये कौन सी है? बोलो, ऐसा सिस्टम होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब मैं इसको एक और बार डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मान लीजिए एक डीएनए से आपने कितने डीएनए बना लिए? अब दो डीएनए को मैं यदि आगे और डिवाइड करूं तो टोटल कितने डीएनए बनेंगे आपके पास? 4 डीएनए बनेंगे। लेकिन वो 4 डीएनए बनेंगे कैसे वो समझो। हमें एक बात पे गौर करना है, अर्ध संरक्षी शब्द का अर्थ ये होता है कि नए बने डीएनए में एक रज्जुक रहेगा पुराना और एक रज्जुक रहेगा नया। ऐसी प्रतिकृति को हम क्या बोलते हैं? अर्ध संरक्षी प्रतिकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? तो अर्ध संरक्षी प्रतिकृति का मतलब क्या है? इतना दिमाग लगाओ कि ऐसी रिप्लिकेशन जिसमें एक श्रृंखला तो हो कैसी और एक श्रृंखला कैसी हो, तो ऐसे प्रतिकृति को हम क्या बोलेंगे? अर्ध संरक्षी प्रकार की प्रतिकृति। मतलब हाफ पार्टिकल्स उस पुराने का उसमें सम्मिलित होना चाहिए। तो बोलो, इस नए बने दोनों डीएनए में आधा भाग किसका है? पुराने डीएनए का। बोलो है कि नहीं? है ना, आधा भाग पुराने डीएनए का है ना भाई। 4 श्रृंखलाएं तो 2 श्रृंखला तो पुरानी ही हैं और 2 नहीं है, तो 50-50 पार्टिसिपेट हो गया ना इनका।
अब आगे करके और देखते हैं। अब सुनिए, इनमें और डिवाइडेशन कराओ तो सबसे पहले ये दो श्रृंखला अलग होंगी। अरे नहीं होंगी क्या, बोलो, ये दो श्रृंखला अलग नहीं होंगी, और इस डीएनए की भी तो श्रृंखला अलग होंगी। तो एक बार करके देख लेते हैं ना। ये कौन सी श्रृंखला थी, बोलो, ओल्ड, और ये कौन सी श्रृंखला थी, मैंने इसको अलग अलग किया है ना सबसे पहले तो, ठीक है। अब इसको भी तो ऐसे ही करना है। ये रही, ये कौन सी है, बोलो, न्यू, ऊपर वाली न्यू है यहाँ पे ना, ऊपर वाली न्यू है ना, और नीचे वाली कौन सी है, बोलो, यहाँ तक दिख रहा है क्या, वीडियो में देखना है ना। सुनिए, सफ़ेद दोहरेगे, अरे छोराओ गिर नहीं जाऊं मैं, कहूँगा आते ऐसे लेवट के, अरे छोराओ हैं पकड़ लेंगे। चलिए हाँ, कंसेप्ट पे फोकस, यही मेन कंसेप्ट है ना। सुनो, एक बात बताओ, दो डीएनए थे अपने पास, दो डीएनए का हम अगेन रेप्लिकेशन करा रहे हैं, तो 4 डीएनए बनना स्वाभाविक है। अब देखना यह है कि नई श्रृंखला है या पुरानी, कैसे। अब एक बहुत सिंपल सी बात है भाई, अरे जब ये डीएनए अपने आप की दोनों श्रृंखलाओं को अलग करेगा तो बोलो, एक श्रृंखला ऊपर ओल्ड वाली चल रही है और एक श्रृंखला ये कैसे चल रही है, न्यू वाली, जो यहाँ पर न्यू थी, लेकिन अब तो पुरानी है ना। वैसे तो भाई यहाँ तो मैं इसको पुराने डीएनए की मान के चलूँगा ना, सभी को समझ रहे हैं ना। वैसे मैं इसको न्यू नाम दे के चल रहा हूँ ताकि डिफरेंट हो जाए। अब सुनिए भाई, अब मान लीजिए ये डीएनए, ये जो टेम्पलेट है वो एक फिर ये श्रृंखला टेम्पलेट की तरह काम करेगी, तो ये एक श्रृंखला बनाएगी कि नहीं बनाएगी, बोलो, बनाएगी ना। तो ये श्रृंखला कैसी है, न्यू। अब ये जो श्रृंखला थी वो कैसी थी, पहले से नई थी, लेकिन है तो पुराने वाले डीएनए की श्रृंखला, है कि ना है। तो ये भी श्रृंखला बनाएगी अपना, तो ये भी कौन सी श्रृंखला है, बोलो, न्यू। तो अब एक डीएनए से आपने 2 डीएनए बना लिए। अब एक बात बताओ, इस डीएनए में एक श्रृंखला हमेशा पुरानी चल रही है ना, और एक श्रृंखला हमेशा कैसी आ रही है, नई। और वैज्ञानिकों ने क्या कहा था, यदि डीएनए के रिप्लिकेशन में एक श्रृंखला पुरानी चले और एक श्रृंखला नई बने, तो ऐसे रिप्लिकेशन को आप किस प्रकार का रिप्लिकेशन बोलेंगे, अर्ध संरक्षी प्रकार का रिप्लिकेशन। कैसा बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें भी तो यही कंसेप्ट होगा, तो इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव टाइप का रिप्लिकेशन, कि यदि कोई डीएनए जब अपने आप को रिप्लिकेट करे तो एक श्रृंखला तो कैसी चले, पुरानी, और एक श्रृंखला कैसी चले, नई। तो ऐसे रिप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं भाई, अर्ध संरक्षी प्रकार का रिप्लिकेशन बोलते हैं। पहले इतना बताओ कि अर्ध संरक्षी का मतलब समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अब मैं एक्सपेरिमेंट से जोड़ दूं या टॉपिक है, अब आप फटाफट समझ जाएंगे। सुनो, अब वैज्ञानिकों ने तो कह दिया था कि भाई ये तो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का है। अब एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट हुआ भाई, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से सिद्ध करना था ना इस बात को। ये तो उन्होंने कह दिया था कि भाई इस प्रकार से होता है। तो मेसेल्सन और स्टाल नाम के साइंटिस्ट थे, 2 वैज्ञानिक, मेसेल्सन और स्टाल नाम के 2 वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस प्रतिकृति का प्रायोगिक प्रमाण प्रस्तुत किया, एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसको स्पष्ट किया कि वास्तव में ही डीएनए में एक श्रृंखला होती है पुरानी और एक श्रृंखला होती है नई। इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या किया, जरा ध्यान से सुनना। उन्होंने एक जीवाणु लिया जिसका नाम था इकोली जीवाणु। कौन सा नाम था भाई, अच्छा, इकोली जीवाणु इसलिए लिया मतलब ये अपनी फोटोकॉपी या अपनी संतान या अपने डीएनए का रेप्लिकेशन सबसे तेज करता है। इससे तेज कोई अपने आप की डीएनए की फोटोकॉपी नहीं बनाता। मात्र 20 मिनट में अपने पूरे डीएनए की कॉपी बना देता है, 20 मिनट में, ठीक है। सुनिए, ध्यान सुनना भाई, ये जो इकोली जीवाणु है, इन्होंने क्या किया, अब एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है जाएगा। इन्होंने इकोली जीवाणु को एक संवर्धन माध्यम में डाला, है ना, ये रहा इकोली जीवाणु।
इसको संवर्धन माध्यम में डाला और संवर्धन माध्यम में इन्होंने क्या किया, एक अमोनियम क्लोराइड का घोल लिया, अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड में आपको नाइट्रोजन भी तो दिख रहा है, ठीक है। तो इन्होंने थोड़ी सी चालाकी कर दी, और वो क्या चालाकी कर दी कि अमोनियम क्लोराइड के घोल में जो नाइट्रोजन थी, वैसे तो साधारण नाइट्रोजन होती है N14 जिसको हम बोलते हैं, लेकिन उन्होंने साधारण नाइट्रोजन के स्थान पर यहाँ पे कौन सी नाइट्रोजन ली थी, N15, जो कि एक नाइट्रोजन का आइसोटोप है, समस्थानिक है। क्या है ये? समस्थानिक। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे N15 कोई रेडियो एक्टिव ना है, जैसे हमने हर्षिचेस में P32 और S35 ना यूज करे, ना करे। ये तो कैसे सब्सटेंस है बोलो, ये तो रेडियो एक्टिव है। लेकिन इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, मेसेल्सन और स्टाल ने, इन्होंने किसी भी प्रकार के रेडियो एक्टिव का सहारा नहीं लिया था। किसका सहारा लिया था फिर बोलो? आइसोटोप का सहारा लिया था। किसका? मतलब समस्थानिकों का। अब जो ये N15 है ना, N15 ये हैवी होता है इन कंपेरिजन टू N14। अरे एक तो N14 आइसोटोप है और एक N15 है, तो N14 कैसा हो भाई? हल्का, और N15 कैसा है बोलो? हैवी है। इतनी तो बात समझ जाएंगे। N15 आइसोटोप हैवी होकर है, वजनदार है। कौन की तुलना में? N14 की तुलना में। किसकी तुलना में बोलो? अब सुनना जरा ध्यान से। अब इन्होंने N15 वाला माध्यम इसमें डाल दिया, इस इकोलाई वाले माध्यम में। अब ये इकोलाई क्या करेगा? अपने आप को रिप्लिकेट करेगा, मतलब अपनी नई नई संतान बनाएगा। एक बात बताओ, जब ये इकोली अपनी संतान बनाएगा तो क्या इसको डीएनए की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? क्या पड़ेगी ना, डीएनए की आवश्यकता। और डीएनए की जब आवश्यकता पड़ेगी तो डीएनए का ये निर्माण करेगा, और जब डीएनए का निर्माण होगा, और डीएनए के निर्माण में नाइट्रोजन क्षार भी तो भाग लेते हैं, और जो नाइट्रोजन क्षार जिस डीएनए में जाएंगे तो क्या वो साधारण नाइट्रोजन होगा? क्या बोलो? कौन सा नाइट्रोजन होगा? N15 वाला होगा। दिमाग ना लगा रहे, थोड़ा सा दिमाग। या संवर्धन माध्यम में N15 है, तुमने मैं कोई खारे पानी में छोड़ दूं 1-2 घंटा, खारे पानी में, प्योर नमक के पानी में तुमने छोड़ दूं तो तुम मीठे रह जाएंगे क्या? कैसे होंगे तुम? बाहर की जो सरफेस है वो खारी नहीं हो जाएगी क्या? समझ रहे मेरी बात है? तो जब तुम यहाँ 2-3 पीढ़ी तक N15 पे ग्रो करवा रहे हैं, तो या की संतान की संतान की संतान में नाइट्रोजन नॉर्मल रहेगा। कैसा रहेगा बोलो? N15 वाला नाइट्रोजन रहेगा। और N15 कैसा आइसोटोप है? एक हैवी आइसोटोप है। कैसा है? अब ध्यान सुनना। अब सपोज कीजिए ये आपका वही डीएनए जो इसकी संतान का है, तो इसकी दोनों स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजन है वो कैसा है? वो N15 वाला। बोलो होगा कि नहीं होगा? N15 वाला होगा ना, N15 वाला। अब सुनिए, अरे दोनों श्रृंखला N15 वाली होंगी कि नहीं होंगी? नारी बात समझ में नहीं होंगी? होंगी भाई। तुम लगातार ग्रो कर रहे हैं। अरे इसकी संतान ने जब N14 को देखा ही नहीं है कभी, तो इसके डीएनए में तो N15 ही तो जाएगा भाई, N15 जाएगा। तो इसके कंप्लीट डीएनए में, यानी कि दोनों श्रृंखलाओं में नाइट्रोजन कैसा रहेगा? N15 वाला रहेगा। कैसा रहेगा बोलो? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब सुनो, अब इसकी संतान को हमने, अब इसका पता कैसे चला कि ये हैवी है कि वो है? इन्होंने एक अपकेंद्रण यंत्र लिया और उसमें सीजियम क्लोराइड का घोल डाला। अच्छा, सीजियम क्लोराइड एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, वो डेंसिटी ग्रेडियंट उत्पन्न करता है, घनत्व प्रवणता, यानी कि पदार्थों को उसकी घनत्वता के आधार पर वो अलग अलग कर देता है। सुनिए, ये अपकेंद्रण यंत्र है, ठीक है। यदि इसमें सीजियम क्लोराइड का घोल डाल दूं, सीजियम क्लोराइड का, और इसमें मैं अपने इस डीएनए को डाल दूं, डीएनए को, ठीक है, तो जब इसको मैं घुमाऊंगा ना बहुत तेज गति पे, तो डीएनए जो होता है वो अपने वजन की वजह से
क्योंकि दोनों श्रृंखलाएं कैसे नाइट्रोजन वाली हैं, हैवी नाइट्रोजन वाली। तो ये अपने वजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज होती दिखाई दी थी साइंटिस्ट को, बिल्कुल नीचे वाले पार्ट में। अरे कोई हल्का मटेरियल नीचे होगा क्या? हल्का मटेरियल नीचे होगा। पैंदे में कौन बैठेगा? जिसके पास वजन होगा, हैवी मटेरियल होगा। तो हमें पता है ना, इसकी दोनों श्रृंखलाएं N15 वाली हैं, जो कि हैवी आइसोटोप है इन कंपेरिजन टू N14। ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंट तो ये था, एक प्रयोग कर लिया। अब इन्होंने क्या किया कि इस संतान को अब N14 वाले माध्यम पे डाला। कौन से माध्यम पे? अब एक बात बताओ, जब ई कोलाई अपनी संतान बनाएगा तो इसको डीएनए की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब डीएनए, नए डीएनए का निर्माण होगा तो उसमें अब कौन से प्रकार को नाइट्रोजन आवेगा? बोलो, N14 आएगा। कौन सा आएगा भाई? N15 क्यों आएगा? N15 तो है ही नहीं अब संवर्धन गोल में। कौन सा नाइट्रोजन है? N14। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो अब सेम कंसेप्ट चलेगा, ध्यान सुनना। अब ये अपनी दोनों श्रृंखलाओं को क्या कर लेगा? बोलो, अलग अलग कर लेगा। तो मैं जो ओल्ड श्रृंखला बोल रहा हूं मैं उसको N15 तो भी कह सकता हूं, नहीं कह सकता कि बोलो N15 वाली श्रृंखलाएं। अरे ये दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हो गई भाई। तो ये भी N15 वाली थी और ये भी N15 वाली थी। बोलो होंगी कि नहीं होंगी? ठीक है, अब ये दोनों डीएनए श्रृंखलाएं रज्जु की तरह, टेम्पलेट की तरह काम करेंगी, एक नई श्रृंखला बनाएंगी। एक बात बताओ, अब जब ये दोनों श्रृंखलाएं नई श्रृंखलाएं बनाएंगी तो नाइट्रोजन कौन सा आएगा? N14 आएगा। कौन सा आएगा? ठीक है, तो मैं जो न्यू कह के चल रहा हूं ना, मैं उनको N14 कह सकता हूं ना। अब ये कौन सी श्रृंखला है भाई? N14 वाली। बोलो ऐसी संतानें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? अरे एक डीएनए से दो डीएनए बना लिए, मान लीजिए तुमने एक संतान से दो संतान बना ली, तो ऐसी संतान बनेंगी कि नहीं बनेंगी? जिसमें एक श्रृंखला N15 वाली और एक श्रृंखला कैसी? मतलब हर डीएनए में एक श्रृंखला पुरानी चल रही है और एक श्रृंखला कैसी है? अरे पुरानी तो N15 है। यदि इन दोनों संतानों में N15 और N15 वाली श्रृंखला होती ना दोनों, तो मैं इसको अर्धसंरक्षी कह सकता था क्या? फिर भाई सुनो, पुरानी श्रृंखला आपके पास कैसी है? N15 वाली। अब मैंने एक डीएनए से दो डीएनए तो बना लिए और मैं फिर भी आपसे कहूं कि भाई ये भी N15, ये भी N15, ये भी N15, ये भी N15, तो ये तो सेमी कंजर्वेटिव नहीं है ना, ये कंजर्वेटिव प्रकार का है। अब इसका पता कैसे चला? इसका पता कैसे चला? इन्होंने इसका फिर अपकेंद्रण किया। अपकेंद्रण किया, अब ध्यान से सुनना भाई बात को। यदि ये चारों श्रृंखलाएं N15 वाली होती तो जो बैंड बनता ना, घनत्व वाला बैंड, बोलो इसी स्थान पर बनता कि नहीं बनता? इसी स्थान पर बनता ना, यदि ये चारों श्रृंखलाएं हैवी होती तो। भाई आपकी ओल्ड स्ट्रैंड N15 वाली हैं, जब उसका अपकेंद्रण किया गया था तो उसको एक घनत्व के आधार पर यहाँ पे क्रमांक मिला था उसको। ठीक है, अब हमने इसकी दो संतानें बनाई या आगे और इसका रेप्लिकेशन कराया। अब इसको फिर अपकेंद्रण किया। जब इसका अपकेंद्रण किया गया तो इसका जो बैंड था वो इस स्थान पर आया। भाई ध्यान से सुनना, अब इस स्थान पर आया। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि यार इसकी दोनों श्रृंखलाएं तो हैवी नहीं है कंप्लीट, N15 वाली तो नहीं है। यदि ये दोनों श्रृंखलाएं N15 वाली होती तो इसका बैंड दोबारा से यहीं पे बनना चाहिए था ना, क्योंकि सबकी सब वजनदार हैं, तो यहीं पे बनना चाहिए था ना। लेकिन यहाँ पे नहीं बना, और बना कहाँ पे? बिल्कुल सेंटर में, मध्यवर्ती। तब उन्होंने सोचा कि यार ये मध्यवर्ती तो तब बन सकता है कि एक श्रृंखला हो हैवी और एक श्रृंखला कैसी हो? लाइट, तभी तो बनेगा। बोलो, अरे मध्यवर्ती वजन कब आएगा? बुद्धिहीनो। एक श्रृंखला हैवी होगी और एक श्रृंखला कैसी होगी, तभी तो इसका वजन बिल्कुल सेंटर में आया था। समझ रहे हैं? क्योंकि N14 हल्को है और N15 कैसो है? अरे चार स्ट्रैंड है तुम्हारे पास टोटल, चार में से दो हल्की हैं और दो भारी हैं,
तो वजन बिल्कुल बराबर को बीच को आवेगो कि ना आवेगो। ना तो तुम यहाँ तक कंप्लीट हल्को कह सकें और ना तुम यहाँ तक कंप्लीट भारी कह सकें, तो इसका वजन बिल्कुल बीच में आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे उसका बैंड जब बीच में आया तो उन्होंने फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया। मैं चलो ठीक है और करके देखते हैं इसको, ध्यान सुनना। अब भी वो कौन से माध्यम पे ग्रो करवा रहे हैं, N14 पे। कौन से माध्यम पे, अब सुनो। अब जो भी ये ओल्ड है, ये देखो सुनो, ये N15 वाली श्रृंखला रहेगी और ये कौन सी रहेगी, N14 रहेगी कि नहीं रहेगी, बोलो। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये N14 है ना, और ये भी कौन सी रहेगी बोलो, और ये कौन सी रहेगी बोलो। ऐसे होंगी कि नहीं होंगी। अब भी आप इसको कौन से माध्यम पे ग्रो कर रहे हैं, N14 माध्यम पे। कौन से माध्यम पे, अब N14 पे कर रहे हैं तो जितनी भी श्रृंखलाएं बनेंगी नई, हमारे अनुसार सब N14 वाली बनेंगी ना, क्योंकि मिली उनको नाइट्रोजन कौन सा रहा है, N14। तो ये 4 श्रृंखला बना दो तुम, ये N14 की। अब यहाँ पर एक श्रृंखला बनेगी, ये भी N14, इस पर भी एक श्रृंखला बनेगी, वो भी कौन सी, N14, और इस पर एक श्रृंखला बनेगी, वो भी कौन सी, N14। अब 2 डीएनए से कितने डीएनए बना दिए तुमने। अब इन चारों डीएनए ने सीजियम क्लोराइड के घोल में अपकेंद्रित करो। अब ध्यान से सुनना, जब इसको अपकेंद्रित किया गया तो उन्होंने एक बात नोटिस की कि इसमें 2 बैंड देखने को मिले। अब एक साथ 2 प्रकार के बैंड, एक बैंड ऐसा जो बिल्कुल मध्यवर्ती स्थान पर था और एक बैंड ऐसा जो सबसे ऊपर की ऊपर आया था। बोलो ऐसा होना स्वाभाविक है कि नहीं, क्यों, क्योंकि 2 श्रृंखलाएं ऐसी हैं, 2 श्रृंखलाएं ऐसी हैं जिनका वजन बीच वाला है, क्योंकि इसमें एक श्रृंखला N15 है और एक श्रृंखला कैसी है, N14। तो इसका वजन तो बिल्कुल इसी के जैसा आएगा ना। तो एक बैंड तो यहाँ पर आया और एक बैंड जो सबसे ऊपर आया वो इंगित करता है कि दोनों श्रृंखलाएं कैसी हैं भाई, N14 वाले। तो बोलो इन श्रृंखलाओं का वजन सबसे कम होगा कि नहीं होगा, जो N14 वाली श्रृंखला है। तभी तो उनको बैंड सबसे ऊपर मिला था, ठीक है। तब उन्होंने सिद्ध किया था कि वास्तव में ही डीएनए का जो रिप्लिकेशन है वो अर्ध संरक्षी प्रकार का होता है। कैसा होता है, क्यों, क्योंकि हर रिप्लिकेशन में एक श्रृंखला कैसी चल रही है, पुरानी डीएनए की, और एक श्रृंखला कैसी आ रही है बोलो, नई डीएनए की। अब आप एक बार देखो, N15 पे किया था तो दोनों श्रृंखला N15 वाली, वजन हैवी था। N14 पे ग्रो कीजिए, यदि नई पुरानी श्रृंखला नई होती ना, देखो एक बार नोट तो आप गौर तो करो, सुनिए। N15 वाली श्रृंखलाएं दोनों, आप इनको N14 में डालो, ठीक है। यदि एक श्रृंखला पुरानी नहीं होती और दोनों श्रृंखला नई आती, और दोनों श्रृंखला नई आती तो N14 वाली होती ना दोनों, फिर तो इसका वजन यहाँ थोड़ी आता, ऊपर आता ना बिल्कुल। लेकिन इसका बैंड कहाँ पे मिला हमको, सेंटर में। इससे क्या सिद्ध हुआ कि हाँ जी साहब, ये 12th बायोलॉजी। इससे क्या प्रूफ हुआ कि 100% एक श्रृंखला इसमें N15 वाली होगी और एक श्रृंखला N14 वाली होगी। अब जो N14 है वो नई श्रृंखला है क्या, नई तो है भाई, क्योंकि पुराने डीएनए में कौन सी श्रृंखला थी, N15। समझ गए। तो एक श्रृंखला पुरानी चल रही है और एक श्रृंखला कैसी है। यदि दोनों पुरानी चलती तो बैंड दोबारा से यहीं पे आता, और दोनों नई होती तो बैंड यहाँ पे आता, बीच में नहीं आता कभी भी। आई बात समझ में, आता क्या बोलो, नहीं आता, ठीक है। फिर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, चलो ठीक है और करके देखते हैं। अब सिंपल सी बात है कि तुम तो या श्रृंखला ले लो, N14 वाली है एक है, ठीक है। ये पुराने डीएनए की श्रृंखला है, पुराने की। तो जब N14 पे और ग्रो किया इसको, तो दूसरी श्रृंखला आते N14 वाली तो जुड़ी है बोलो, तभी तो इसका वजन बिल्कुल लाइट था और इसका बैंड सबसे ऊपर देखने को मिला। तो इससे प्रूफ होता है, सिद्ध होता है
कि वास्तव में ही जब कोई डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है तो एक श्रृंखला हमेशा कैसी चलती है, पुरानी, और एक श्रृंखला हमेशा कैसी चलती है, नई। इसी प्रकार को हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव। हर डीएनए में देख लेना आप, हर डीएनए में पुराने डीएनए का आधा भाग रहेगा। बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना, ठीक है। देखो देख लो, कोई से हम देख लो, ये पुरानी डीएनए की श्रृंखला है, ये पुरानी डीएनए श्रृंखला है, दो नई श्रृंखला बन गई है ना, इनने डिवाइड कर दो, अरे गमारो ये चारों श्रृंखलाएं पुरानी है। देखो ये पुरानी श्रृंखला है पुराने डीएनए की, ये भी पुराने डीएनए की श्रृंखला थी, बोलो ठीक है नहीं, ये पुराने डीएनए की श्रृंखला है, ये पुराने डीएनए की श्रृंखला है, नई श्रृंखला तो ये सब N14 वाली बनेंगी। तो इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव टाइप का रेप्लिकेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो एक बार यार रिवाइज करना जरा, बुक है था आपके पास। तो ठीक है लालाओ, BDS वाले हो, पढ़ लियो छोरा हो, बाकी बातें करेंगे कल। कौन सा प्रयोग रहेगा, टेलर का प्रयोग है, कल बात करेंगे ना। और कौन सा है, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस, कल बात करेंगे ना।